नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप रिकॉल करें तो हमने जो पीछे एग्जांपल पढ़ी थी वो हमने पढ़ी बेंजोइक एसिड के हवाले से बात की, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास अगर आपके, बल्कि हम यहाँ पर सेपरेटिंग फनल ही ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप इसकी बात करें तो हम कुछ इस तरह से यहाँ बात कर रहे थे कि आपके पास एक्वस फेज के अंदर मौजूद था बेंजोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपके पास बेंजोइक एसिड मौजूद है और ये आपकी एक्वस फेज है। इसमें आपने पढ़ा था कि आप इसके अंदर कोई ऐसी ऑर्गेनिक फेज डालेंगे जो कि क्या हो, वाटर के साथ इमिसिबल हो, और आपके जो एनालाइट है, जो आपका बेंजोइक एसिड है, उसके साथ क्या करे, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन डेवलप करे और वो आपका बेंजोइक एसिड इसके अंदर क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाएगी। अगर सपोज कर लें यहाँ दो हैं, तो जब आप इसका इक्विलिब्रिया अटेन होता है तो आपके पास इन दो में से एक जो है वो कहाँ चला जाए, एक जो है वो आपके पास कहाँ चला जाएगा, ऑर्गेनिक लेयर में। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक लेयर में किस वजह से गया, वो इस वजह से गया, अगर आप याद करें लाइक डिजॉल्व लाइक के प्रिंसिपल को, तो ये बेसिकली उसी की वजह से है। आपने सॉल्वेंट वो चूज करना होता है जो आपकी एक्वस फेज के साथ तो इमिसिबल हो, लेकिन आपका जो एनालाइट है वो उसके अंदर क्या हो, सॉल्युबल हो जाए। ठीक है, अब अगर आप बात करें बेंजोइक एसिड की, तो हमें पता है कि ये पानी के अंदर वीकली आयोनाइज है और ये ऑर्गेनिक, चूंकि इसके अंदर कुछ पार्ट ऑर्गेनिक है, इसलिए ये इजीली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन डेवलप कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जितनी हमारे पास वो चीजें हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक लाइक पार्ट मौजूद है, वो तो बड़ी आसानी से जो है एक्वस फेज को छोड़ के ऑर्गेनिक लेयर के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू द लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। ठीक हो गया। अब लेकिन अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स जो होती हैं ये आमतौर पर मेटल के टाइन्स की फॉर्म में होती हैं, और ये प्रेफरेबली जो है ऑर्गेनिक फेज में जाने की बजाय एक्वस फेज में जो है वो रहते हैं। ठीक है, अब इनको आप किस तरह से सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है माइंड में कि चूंकि इनकी अंदर तो कोई ऐसा ऑर्गेनिक पार्ट नहीं है कि ये ऑर्गेनिक फेस के साथ इंटरेक्शन डेवलप करें और ये वहां चले जाएं, तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमने इस टॉपिक में देखना है कि हमने अगर मेटल के टाइन्स को सेपरेट करना है तो हम उनके साथ ऐसा क्या ट्रीटमेंट करें कि वो बासानी ऑर्गेनिक लेयर में चले जाएं और हम वहां से उनको क्या कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक यूजफुल टेक्निक है, और इसके जरिए आप मेटल के टाइन्स को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेपरेशन किस तरह कर सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं, वो हम बारी बारी पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पता है कि अगर आपके पास कोई अनचार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो वो किस में जाएगा, ऑर्गेनिक लेयर में जाएगा, जैसे मैंने आपको ये बेंजोइक एसिड वाली एग्जांपल रिकॉल करवाई। जबकि अगर आपके पास चार्ज एनाइन है फ्रॉम आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल रिमेन इन दी पोलर एक्वस लेयर, और ये किसकी एग्जांपल थी, लाइक डिसॉल्व लाइक की। लेकिन अगर हम बात करें मेटल आयंस की, तो ये क्या करते हैं कि ये ऑर्गेनिक लेयर के अंदर अप्रिशिएबली जो है, इनकी कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑर्गेनिक लेयर में डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको ऑर्गेनिक लेयर में सॉल्युबल बनाने के लिए। क्यों हम ऑर्गेनिक लेयर में इनको सॉल्युबल बनाना चाहते हैं, इसलिए ताकि हम इनको क्या कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें, इनको सेपरेट कर सकें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो मेटल्स हैं, आप सबको पता है कि जो मेटल्स होती हैं वो कैटायनिक फॉर्म में होती हैं, कैटायंस बनाती हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ वेज हैं। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, उन तमाम तरीक़ेकार, उन तमाम ट्रीटमेंट्स का पर्पस ये होता है कि हम अपने कैटायंस को क्या करें, ऑर्गेनिक लाइक बना दें, ताकि वो बासानी क्या हो सके, ऑर्गेनिक लेयर के अंदर जा सके, और वहां से आप उनको क्या कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें। अब इसमें हमारे पास आ जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन एसोसिएशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब आयन एसोसिएशन कॉम्प्लेक्सेस हम कैसे बनाएंगे अपने मेटल के टाइम की, तो वो देखते हैं। हमारे पास the extraction of charged species from an aqueous solution is not possible unless charge can be neutralized by chelation। अभी अब आपके पास मुख्तलिफ मेथड आ गए, जो भी आपका मेटल के टाइन है उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं, आपने सारे बारी बारी पढ़ने हैं।
एक मेथड ये हो सकता है कि आप कोई किलेटिंग एजेंट डाल के उसके कीलेट्स बनवा लें, किलेशन का प्रोसेस हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास क्या हो सकता है कि कोई और आयोनिक स्पीशी लेकर आप क्या करें, इनके आयन पेयर्स बनवा दें जिनके साथ ये क्या कर लेगा, एसोसिएट हो जाएगा। अगर आपकी दी गई मेटल केटाइन है तो उसके साथ आप क्या करें, आप कोई अंदर एनाइन ऐड कर दें, आपका केटाइन और एनाइन मिलकर क्या बना देंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये आपके पास एक आयन पेयर एसोसिएशन बन जाएगी। ठीक है, ये सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड क्या हो सकता है कि आप ये कर सकते हैं कि कोई बल्कि हाइड्रोफोबिक ग्रुप ऐड कर दें। उससे भी क्या होगा कि वो जो बल्कि हाइड्रोफोबिक ग्रुप है उसकी टेंडेंसी क्या होगी, टूवर्ड्स ऑर्गेनिक लेयर ज्यादा होगी। तो आपका, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका कोई बल्कि ग्रुप है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसके कुछ पार्ट के साथ क्या मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने रेड से पार्ट कलर्ड किया है, ये फर्ज कर लें आपकी क्या है, मेटल है। ठीक है, अब आपकी मेटल क्या है, इस बल्कि हाइड्रोफोबिक अगेन एक ऐसा आपने अंदर कोई आयन ऐड कर दिया है, कोई ऐसा कंपाउंड ऐड कर दिया है जिसका एक हिस्सा हाइड्रोफोबिक है और वो ज्यादा मेजर पार्ट है हाइड्रोफोबिक का। ठीक है, और उसके कुछ पार्ट के साथ क्या हो गई है, मेटल अटैच हो गई है। अब जाहिर बात है ये वाला पार्ट क्या करेगा, इसका ऑर्गेनिक लेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो जब ये ऑर्गेनिक लेयर में जाएगा तो इसके साथ क्या होगा, मेटल केटाइन भी ऑटोमेटिकली इसके साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं कि जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मेटल के टाइम्स को ऑर्गेनिक लाइक बनाकर इनकी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अब हमने यही मेथड्स बारी बारी देखने हैं, किलेशन क्या है, आयन एसोसिएशन या आयन पेयर किस तरह बनते हैं, और ये जो आप बल्कि ग्रुप्स ऐड करते हैं वो किस तरह से किया जाता है। अब ये सब करने का पर्पस ये होता है कि इससे आप करने से, उसको जब अगर आप ऑर्गेनिक लाइक बनाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया अचीव हो रहे हैं वो आप उनको क्या कर रहे होते हैं, उनकी तादाद को ज्यादा कर रहे होते हैं। जितने नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया ज्यादा अचीव होंगे उतनी आपकी सेपरेशन क्या होगी, अच्छी होगी। इसके अलावा एक और हम फोर्थ काम भी कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, हम सॉल्टिंग आउट एजेंट्स ऐड कर दें। सॉल्टिंग आउट एजेंट्स क्या करते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेट आउट कर देना, या जिनकी वजह से एक तरह से कॉमन आइन इफेक्ट हो जाएगा। और ये करते क्या हैं, कि आपके पास ये करेंगे कि आप कोई ऐसा एजेंट डाल देंगे जो आपकी जो एक्वस फेज के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपकी सेपरेटिंग फनल आ गई। यहाँ पर आपके पास ये जो एक्वस फेज है इसके अंदर, अगर अब हम इसी को बड़ा करके यहाँ देख लेते हैं, एक्वस फेज की बात करें तो हमारे पास बेतहाशा यहाँ पर एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव मौजूद होंगे। ठीक है, अब जब तक हमारे पास एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव की अवेलेबिलिटी होगी तो ये क्या करेंगे, आसानी से जो भी आपकी मेटल है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मेटल के टाइम था, निकल था, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये इसको सराउंड किए रखेंगे और आपकी निकल क्या होगी, एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। अब अगर आप क्या करें, इसी चीज में कुछ इस तरह करें कि अगर ये डेफिशिएंट हो जाएं, एच पॉजिटिव भी और एच पॉजिटिव भी और ओ एच नेगेटिव भी, अगर आप इनको किसी तरीके से डेफिशिएंट कर दें, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि चूंकि इनकी अवेलेबिलिटी कम होगी, ये मौजूद ही नहीं होंगे, तो आपकी जो मेटल है वो बासानी क्या करेगी, उसके लिए चूंकि एक्वस फेज तो अवेलेबल नहीं रही, तो फिर वो क्या करेगी, वो शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स ऑर्गेनिक फेज। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये करने के लिए हमें सॉल्टिंग आउट एजेंट ऐड करने पड़ेंगे। सॉल्टिंग आउट एजेंट क्या करते हैं, ये पानी के साथ क्या हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाउंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उससे क्या होगा कि आपके पास जो अवेलेबिलिटी है वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो आपके मेटल के टाइम के लिए क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, रुक जाएगी, कम हो जाएगी, और आपकी सेपरेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अब आपके पास आयन एसोसिएशन कॉम्प्लेक्सेस, इसको आप 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन किलेटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं, किलेटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं, और ऑक्सोनियम सिस्टम्स हैं। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो आपका आ जाएगा नॉन किलेटेड कॉम्प्लेक्सेस। ये आपके पास आ गए नॉन किलेटेड कॉम्प्लेक्सेस। इसमें आप क्या करेंगे, आपकी जो भी मेटल के टाइन है उसका आप क्या करेंगे, आप उसका किसी और ऑपोजिट चार्ज
केटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है। उसके साथ आप क्या करेंगे, उसकी एसोसिएशन करवा देंगे। रिजल्टेंटली जो प्रोडक्ट बनेगी उसको आप क्या नाम देंगे, आयन पेयर का नाम देंगे। वो जो आयन पेयर होगा वो क्या करेगा, वो आपका ऑर्गेनिक लेयर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, और वहां से आपकी सेपरेशन अचीव हो जाएगी। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या होता है। दीज इंक्लूड द सिंपलेस्ट आयन एसोसिएशन सिस्टम, कि कौन से आयंस की एसोसिएशन हो रही है, इन विच बल्की केटाइंस एंड एनाइंस आर एक्सट्रैक्टेड एज पेयर्स और एग्रीगेट्स। ठीक है, इसमें क्या होना है, आपके पास क्या बनेंगे, एसोसिएशंस बनेंगी, पेयर्स बनेंगे, किसके होंगे, बल्की केटाइन और एनाइन। अब ये बल्की केटाइन एनाइन किस तरह है वो देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ, अच्छा मैंगनीज के एक्सट्रैक्शन की बात की गई है। आपके पास जब एक्वस फेज में मैंगनीज मौजूद होगा तो वो वहां पर जो है आपके पास किस फॉर्म में मौजूद होगा, MnO4 नेगेटिव पर मैंगनेट की फॉर्म में मौजूद होगा। ठीक है, अब ये आपका कहाँ मौजूद है, ये आपका एक्वेस फेज के अंदर मौजूद है। और अब आप इसको क्या करना चाहते हैं, आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके पास सेपरेटरी फनल के अंदर जो एक्वस फेज थी उसके अंदर मैंगनीज किस फॉर्म में आपके पास है, ये वाली फॉर्म के अंदर मौजूद है, पर मैंगनेट की फॉर्म में मौजूद है। आप क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे टेट्राफिनाइल आर्सोनियम क्लोराइड, ये आपको दिया गया है टेट्राफिनाइल आर्सोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब आप जो ही इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसमें से जो क्लोराइड वाला पार्ट है, इसमें चूंकि खुद जो है इसके दो पार्ट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये सॉल्ट है चूंकि, तो आपके पास क्लोराइड यहाँ से अलग हो जाएगा और जो आपके पास बचेगा टेट्राफिनाइल आर्सोनियम केटाइन बचेगा। ये क्या करेगा, ये पर मैंगनेट, अब अगर आप देखें तो पर मैंगनेट में जो मेटल है आपकी मैंगनीज, उस पे इटसेल्फ पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जब ये पर मैंगनेट की फॉर्म में वाटर में मौजूद होगी तो इस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब आपके पास क्या होगा कि पर मैंगनेट और टेट्राफिनाइल आर्सोनियम केटाइन, ये क्या करेंगे, ये आपके पास एक आयन पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब ये चूंकि इनकी एसोसिएशन हो गई है, ये अब एक स्पीशी के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। अब अगर आप इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक फेज एंटर करेंगे और इसको शेक करवाएंगे, इक्विलिब्रिया अटेन होगा, तो अब आपके पास क्या होगा, चूंकि इसके साथ एक आप देख सकते हैं कि फिनाइल वाला पार्ट मौजूद है, ऑर्गेनिक पार्ट मौजूद है, तो ये इजीली क्या हो जाएगा, ये ऑर्गेनिक लेयर के साथ जो है वो इंटरेक्शन डेवलप करेगा और आपके पास ये पूरी स्पीशी क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो आपकी मेटल क्या हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि जो भी आपका टेट्राफिनाइल आर्सोनियम है आप उसको वहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो आपका जो मैंगनीज है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक और, ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दी गई है कि आप यूं भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें फर्क क्या था, अच्छा अगली एग्जांपल पहले देखते हैं फिर नीचे फर्क आएगा वो देखते हैं। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि एनायनिक मेटल कॉम्प्लेक्सेस सच एज टेट्राक्लोरोजिंकेट है, टेट्राक्लोरो गैलेट है। ठीक है, अब इनको भी क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए उसने कौन सी एग्जांपल दी है, टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट की एग्जांपल दी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप टेट्रा एल्काइल अमोनियम क्लोराइड, और कौन सा एल्काइल लिया गया है, ब्यूटाइल, यानी टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम क्लोराइड लिया गया है। और जिसको आपने इन तीनों में से उन्होंने फॉर एग्जांपल इसकी बात की है, इसको आपने सेपरेट करना है। ये यहाँ पर Cl आना है कि अपनी बुक्स में करेक्शन नोट्स में कर लीजिए। ये GaCl4 नेगेटिव है, टेट्राक्लोरो गैलेट। अब आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं। अब आपके पास जो है ये जो टेट्राक्लोरो गैलेट है किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, इस पूरे के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपके पास क्या है, एनायनिक मेटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि एनायनिक मेटल कॉम्प्लेक्स को क्या कर रहे हैं, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या करेंगे, इसका आयन पेयर बनाएंगे। क्लोराइड आपके पास सेपरेट हो जाएगा और ये आपके पास आयन पेयर बन गया। अब ये जो आपके पास आयन पेयर बना है, अगेन इट हैज ऑर्गेनिक लाइक पार्ट, ब्यूटाइल इसके अंदर मौजूद है, तो ये क्या करेगा, ये ऑर्गेनिक लेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा और आपकी सेपरेशन अचीव हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी 2 एग्जाम्पल्स आ गई।
इसी तरह से फर्दर एक और आपको थर्ड एग्जांपल भी दी गई है कि हमारे पास कुछ लिक्विड्स भी होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं एनाइन या कैटायन एक्सचेंजर के तौर पे, और वो आपकी क्या कर सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें जो उन्होंने एग्जांपल दी है वो आप अंडरलाइन कर लें, वो उन्होंने दी है, ये हम अंडरलाइन कर लेते हैं जी। इसमें हमारी आ जाती है एल्काइल अमोनियम सॉल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। उसमें कौन सी एग्जांपल है आपके पास, ट्राई कैप्राइल मिथाइल अमोनियम क्लोराइड या ट्राई आइसोक्टाइल एमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये आपके पास क्या होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं और आप इनको क्या नाम देते हैं, लिक्विड एनाइन एक्सचेंजर्स का। ये क्या कर सकते हैं, उसी तरह जैसे आपने यहाँ देखा कि इसने आयन पेयर बनाया, तो इनके अंदर भी एबिलिटी होती है कि आयन पेयर्स बना सकते हैं, एग्रीगेट्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेटल क्या होगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास यूरेनियम हो सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में, सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में यूरेनियम के होने का मतलब ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, इनऑर्गेनिक नेचर का होता है। सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास 37% अगर है तो वो पानी के अंदर बना हुआ है, यानी एक्वस फेज की बात हो रही है कि अगर आपके पास यूरेनियम मौजूद है एक्वस फेज के अंदर, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, इसका ट्राई आइसोक्टाइल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड के साथ क्या करेंगे, आयन पेयर बनाएंगे। ये देखें आपके पास यूरेनियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इस फॉर्म में मौजूद है एक्वस फेज के अंदर, ठीक है। और जब आपने उसके अंदर जो है ये ऐड किया, तो ये अब आपके पास, ये आपने इसके अंदर ऐड किया है, क्यों, ताकि आप इसकी सेपरेशन को बढ़ा सकें। और अब ये पूरा आपके पास क्या बन गया है, एक आयन पेयर बन गया है, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ एक और एग्जांपल दी गई है, वो देखते हैं। यहाँ पर आपको एग्जांपल दी है कि एल्काइल ईस्टर्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन ऑक्साइड्स, इनको भी आप यूज कर सकते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। यानी ये किसके तौर पर एक्ट कर रहे हैं, ये एक्ट कर रहे हैं कि आपकी जो भी मेटल का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये उसके साथ एसोसिएट करें, उसके साथ एग्रीगेट बना के क्या बना देते हैं, आयन पेयर बना देते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास दो एग्जांपल्स आ जाती हैं, ट्राई एन ब्यूटाइल फॉस्फेट ये इसका फॉर्मूला, और ट्राई एन ऑक्टाइल फॉस्फीन ये आपके पास आ जाता है। दोनों को आप किसके लिए यूज कर सकते हैं, यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए, एक्टिनाइट सीरीज है, लेंथेनाइट सीरीज है, इनकी जितनी भी मेटल्स हैं आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू इनको सेपरेट कर, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आपकी एक्सट्रैक्टेबल स्पीशी किस फॉर्म में हो सकती है, डिपेंड करता है। देखें ये यूं भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूरेनियम को सेपरेट करना चाह रहे थे तो आपके पास यूरेनाइल ऑक्साइड है, ठीक है, साथ में आपके पास ट्राई एन ब्यूटाइल फॉस्फेट, ये इसके साथ अटैच हो जाए, और नाइट्रेट यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, ये आपके पास नाइट्रेट्स जो होते हैं ये आमतौर पर सॉल्टिंग आउट एजेंट्स होते हैं, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा, ठीक है। ये आप वो ऐड कर देंगे, अब ये पूरा आपके पास क्या बन गया है, एक आयन पेयर बन गया है, ठीक है। और एक और केस देखें कि यहाँ पर क्या है, यूरेनाइल ऑक्साइड जो है वो नाइट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, और ये कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, आपके पास ट्राई एन ब्यूटाइल फॉस्फेट, प्रोटॉन कहाँ से आ रहा है, एक्वस फेज से आ रहा है, ये इसके साथ क्या बना रहा है, आयन पेयर बना रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये देखें, ये आपके पास एक स्पीशी और दूसरी आपके पास ये, जब दोनों कंबाइन होंगे, एक पे नेगेटिव चार्ज है एक पे पॉजिटिव है, ठीक है, इस पूरे पे +2 है तो इसलिए आपने दो नाइट्रेट्स लिए -2, तो ये आपके पास पूरा क्या बन गया, एक आयन पेयर बन गया, ठीक है। और इस वाले में क्या है कि आपके पास यूरेनाइल ऑक्साइड ने नाइट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, और इसमें जब आपने ऐड किया ट्राई एन ब्यूटाइल फॉस्फेट तो उसने प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन डेवलप कर ली और केटाइन बन गया, और अब आपके पास इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, आयन पेयर बना दिया, ठीक है। अब आपके पास कैसे पता लगेगा कि यहाँ यूरेनाइल ऑक्साइड नाइट्रेट के साथ कंबाइन होकर के कॉम्प्लेक्स बना रहा है, यहाँ पर वो टीबीपी के साथ बना रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो रिएक्शन है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी एसिडिटी क्या है, वहां प्रोटॉन्स की कितनी अवेलेबिलिटी है, टोटल इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन कितनी है, ये इन सब फैक्टर्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है,
ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर पहला मेथड कंप्लीट हो गया नॉन किलेटेड कॉम्प्लेक्सेस का, कि हमारे पास जो छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस ऑलरेडी मौजूद हैं मेटल्स के, अगर आप उनके अंदर कोई ऐसी चीज ऐड कर दें जो ऑर्गेनिक लाइक हो और वो उनके साथ एसोसिएट होकर आयन पेयर बना ले, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं कि हमने नॉन किलेटेड कॉम्प्लेक्सेस की क्या कर ली है, एक्सट्रैक्शन कर ली है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड। अब बाकी मेथड्स हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।